नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर आ रही है। फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, लाखों का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर मौजूद। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आसमान में धुएं का गुब्बार छा गया। आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सदर थाना क्षेत्र में ये भीषण आग लगी है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रांची से ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? आसपास के इलाकों में इस वक्त क्या स्थिति देखी जा रही है? क्या दमकल की टीम मौके पर जल्द से जल्द पहुंच पाई? जी बिल्कुल, दमकल की अगर बात की जाए तो फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर, अभी 4 से 5 गाड़ियां पहुंची हुई हैं और जो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन फिलहाल आग जो है उस पर काबू नहीं पाया जा सका है। दूर दूर से आग की लपटें जो हैं वो नजर आ रही हैं। पूरा आसमान जो है वो धुएं के गुबार में बन गया, जिस कारण आसपास के लोगों में भी डर का माहौल है, क्योंकि आसपास जो रिहायशी इलाके हैं वो भी मौजूद हैं। कई रेसिडेंशियल जो मकाने हैं वो मौजूद है और आशंका जताई जा रही है कहीं ये आग की लपटें उन्हें अपने आगोश में न ले ले। इस वजह से आसपास के लोग थोड़े भयभीत जरूर है। हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो फायर ब्रिगेड के जवान हैं वो भी मुस्तैद हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। लेकिन बता दें कि जो फर्नीचर शॉप है तो उसमें फोम सहित कई ऐसे सामान अंदर में मौजूद हैं, जिस कारण आग की लपटें जो हैं वो शांत होने का नाम नहीं ले रही हैं। पानी की बौछार जरूर की जा रही है, लेकिन जैसे ही बौछार खत्म की जा रही है वैसे ही फिर से आग की लपटें जो है वहां पर उठने लग रही हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि फिलहाल आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत जो है वो फायर ब्रिगेड के कर्मियों को भी करनी पड़ती है। ओम प्रकाश, क्या हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं स्थिति को देखते हुए कि कितनी देर में ये आग बुझ पाएगी और कितना नुकसान हुआ है? किसी बात की कोई जानकारी आपके पास? जी बता दें कि ये पूरा वर्कशॉप ही है फर्नीचर के गोदाम का। फर्नीचर जो इक्विपमेंट बनाए जाते हैं उसका पूरा वर्कशॉप ही है और ऐसे में लाखों की संपत्ति जो है वो अंदर में मौजूद है और तमाम जो चीजें हैं उसमें आग लगी हुई है। जिस तरह से आग की लपटें हैं उससे कहा जा सकता है कि इस आग पर काबू पाने के लिए अभी कम से कम 1.5 से 2 घंटे का वक्त और लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से आग है और जिस तरह से आग की लपटें जो है वो ऊंची उठ रही हैं वो बताता है कि आसान नहीं है इन आग पर काबू पाना। और लगातार ये आग जो है फैलते जा रही है, वर्कशॉप के दूसरे इलाकों को भी अपने जद में लेती हुई जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, हजारीबाग से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। केरेडारी कोयला खदान दुर्घटना मामले की खबर सामने आ रही है। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। खावा नदी में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। 5 दिन बाद भी मजदूरों का शव नहीं मिला है। 24 घंटे में एनडीआरएफ का रेस्क्यू जारी। 5 दिन पहले कोयले के अवैध खदान में 3 मजदूर डूब गए थे और घटनास्थल पर जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम फिलहाल मौजूद है और अब तक तीनों मजदूरों का शव नहीं मिल पाया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये सर्च अभियान लगातार जारी है। साहिबगंज से ये तस्वीरें, अवैध खदान में 3 मजदूर डूब गए थे जिन्हें खोजने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अब भी 3 मजदूरों का किसी भी तरह की कोई जानकारी उनके सामने नहीं आ पा रही है। वो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तीनों से एक कोयले के अवैध खदान से 3 मजदूरों का शव का निकालने का जो रेस्क्यू कार्य है वो जारी है। दरअसल पूरे मामले की अगर हम बात करेंगे तो 5 दिन पहले जो बताया जाता है कि अचानक जो है पानी का बहाव आता है। बहाव के बाद जो 3 मजदूर हैं इसी जो खान है उसमें समा जाते हैं। दरअसल यह क्षेत्र की अगर हम बात कर ले तो हजारीबाग जिले का केरेडारी प्रखंड अंतर्गत या केंडाबेर का जो है जंगली इलाका है, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि गाँव से काफी दूर में यहाँ पर खनन का काम किया जा रहा था। दरअसल इसे बात का इशारा जो है एनडीआरएफ की टीम ने की है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है अभी भी रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है। नीचे आपको हम कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये जो कोयला के डस्ट है ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि यहाँ से जो है कोयला निकालने का काम किया जा रहा था। हालांकि पदाधिकारी जो है अभी इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन एनडीआरएफ की टीम जो अंदर रेस्क्यू कार्य के लिए अंदर गई उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि अवैध तरीके से इस कोयला का जो है
खनन अंदर किया जाता होगा और उसके बाद जो है 3 मजदूर जो है फंसे हुए होंगे। हालांकि अवैध तरीके से जो माइनिंग हो रही है, आए दिन जो इस तरीके से जो मामले आते हैं, इसको लेकर जिला प्रशासन की टीम भी लगातार एक बैठक के माध्यम से यह प्रयास करती है कि इस पर जो है लगाम लगाई जाए। लेकिन इस तरीके से जो घने क्षेत्र है या फिर घना जंगल है, ऐसे में खदान होना या फिर कोयले का जो खनन होना, यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। तो देखिए, एनडीएफ की टीम लगातार लगी हुई है, लेकिन इन सब के बीच खबर यह है कि अब तक 3 मजदूरों का रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। खावा नदी में लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। 5 दिन बीत चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम कड़ी मशक्कत कर रही है, जद्दोजहद कर रही है, लेकिन बावजूद इसके वो 3 मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि एनडीआरएफ को इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कब तक सफलता मिल पाती है। एक अवैध खदान से 3 मजदूरों का शव का निकालने का जो रेस्क्यू कार्य है वो जारी है। दरअसल पूरे मामले की अगर हम बात करेंगे तो 5 दिन पहले जो बताया जाता है कि अचानक जो है पानी का बहाव आता है। बहाव के बाद जो 3 मजदूर हैं इसी जो खान है उसमें समा जाते हैं। दरअसल यह क्षेत्र की अगर हम बात कर ले तो हजारीबाग जिले का केरेडारी प्रखंड अंतर्गत या केंडाबेर का जो है जंगली इलाका है, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि गाँव से काफी दूर में यहाँ पर खनन का काम किया जा रहा था। दरअसल इसे बात का इशारा जो है एनडीआरएफ की टीम ने की है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है अभी भी रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है। नीचे आपको हम कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये जो कोयला की डस्ट है, ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि यहाँ से जो है कोयला निकालने का काम किया जा रहा था। हालांकि पदाधिकारी जो है अभी इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन एनडीआरएफ की टीम जो अंदर रेस्क्यू कार्य के लिए अंदर गई, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि अवैध तरीके से इस कोयला का जो है खनन अंदर किया जाता होगा और उसके बाद जो है 3 मजदूर जो है फंसे हुए होंगे। हालांकि अवैध तरीके से जो माइनिंग हो रही है, आए दिन जो इस तरीके से जो मामले आते हैं, इसको लेकर जिला प्रशासन की टीम भी लगातार एक बैठक के माध्यम से यह प्रयास करती है कि इस पर जो है लगाम लगाई जाए। लेकिन इस तरीके से जो घने क्षेत्र है या फिर घना जंगल है, ऐसे में खदान होना या फिर कोयले का जो खनन होना, यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। 21 तारीख को शायद मतलब लोग कुछ 3 मजदूर काम कर करके बगल में बसरिया गांव पड़ रहा है, वहां से काम कर आ रहे थे और अचानक तेज आंधी तूफान बारिश हो रहा था, नदी पार कर रहे थे और बारिश आ गया। उसी से उन लोग बहते हुए यहाँ पर आए। बगल में ये पुराना बंद पड़ा खदान था, उसी में आकर के घुस गए उन लोग। पानी सूख गया है, हमको लगता है कि 70% पानी सूख गया, 30% बचा हुआ है, वो भी शाम तक आना तो कल सुबह तक सूख जाएगा। एनडीआरएफ की टीम आए हुए हैं और यहाँ सब लोग उपस्थित हैं। देखिए, ये इलीगल तरीके से किया हुआ है। अभी इस पे हम किसी बेहतर नतीजे पर नहीं कह सकते हैं इसका। जैसे जैसे हम एसेस बना रहे हैं उसी हिसाब से हम कुछ कह सकते हैं, है ना, क्योंकि बिल्कुल पानी पूरा भरा हुआ है। कल जब हमारी टीम आई थी, पूरा इसका जो सरफेस है, मेन सरफेस है, वहाँ तक पानी भरा हुआ था। तो जैसे जैसे पानी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, हम उससे आगे तक एसेस बना रहे हैं। बुधवार को शाम में अचानक बारिश होने के कारण 3 लोग पुराना माइंस था उसी में संभवतः चले गए हैं, जैसा कि ग्रामीण लोग बता रहे हैं। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। कल सुबह से एनडीआरएफ की टीम रांची से आकर के लगातार प्रयास कर रही है, अटेम्प्ट भी ले रही है, अंदर जा करके देख रही है, लेकिन पानी माइंस के अंदर बहुत है, वो जब तक नहीं निकलता है तब तक मुश्किल है निकालना। फिर भी लगातार 4-5 मोटर जो है हमारा पानी निकालने का काम जारी है। उम्मीद है कि हम लोग जो बोटी अंदर गई है उसको निकालने में जल्द सफल हो जाएंगे। बढ़ते आगे, अगली खबर आपको राजधानी रांची से बताएं, जहां सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में बकरी चोरी के आरोप में युवकों को जमकर पीटा गया है। घटना उस समय हुई जब युवक अपनी कार से बकरियां चोरी कर रहा था। ग्रामीणों ने उसे रंगे हाथ पकड़ भी लिया और कार को क्षतिग्रस्त कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को आक्रोशित भीड़ से बचाकर हिरासत में लिया और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बकरी चोरी के आरोप में कैसे आक्रोशित भीड़ ने कार को क्षतिग्रस्त कर दिया है, उसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां बकरी चोरी के आरोप में युवकों को जमकर पीटा गया है। गाड़ी से आया, लाद रहा था। अच्छा, लाद रहा था, वही हम लोग देखे तो उसी को दौड़ा रहे थे। अच्छा। दौड़ा के वहाँ पर कोई गाड़ी छोड़ के चल गया। हाँ। छोड़ के चल गया तो हम लोग लड़का लोग दौड़ा के गया वहाँ राजभवन में पकड़ा। अच्छा। वही पकड़ के फिर लाया यहाँ पर फिर मारा। दोनों पकड़ाया तो एक ले गया कोतवाली थाना, अरे वो ले गया सुखदेव नगर थाना। अच्छा, के तो बकरी था? तो 7-8 को था बकरी। और सब गाड़ी में रखा हुआ था? हाँ, गाड़ी में रखा हुआ था। गाड़ी था इसका खड़ा डोमिनोज के।
और इस बीच साहिबगंज से एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। जिला पुलिस बल के जवान की हत्या कर दी गई है। जिरवा बाड़ी इलाके में जवान की हत्या हुई। पुलिस कॉलोनी के पुराने भवन के पास शव मिला है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। 2011 में सुजीत यादव बहाल हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं साहिबगंज से, जहां जिला पुलिस बल के जवान की हत्या की खबर है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, अगली खबर आपको गिरिडीह से बताएंगे, जहां ताराटाड़ के मोहली डी के पास सीमेंट लदे ट्रक और मवेशी लदे ट्रक के बीच बहुत ही जोरदार टक्कर हो गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रक ड्राइवर की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। 20 से ज्यादा मवेशियों की भी इस दुर्घटना में दर्दनाक मौत हुई है। दोनों ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। दुर्घटना के बाद सड़क पर भीषण जाम लग गया और बाद में पुलिस ने जाम को सड़क से हटवाया। एक सीमेंट लदा गाड़ी में जबरदस्त मारा है। देखिए ये गाड़ी वाला जो है बचने का प्रयास। लोहरदगा से बड़ी खबर आ रही है। 3 गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर हुई है। कार सवार महिला की मौत हो गई। 6 घायल हो गए हैं। लेसलीगंज के ये रहने वाले बताए जा रहे हैं। घायलों को फिलहाल रिम्स में रेफर कर दिया गया है। 2 कार और एक पिकअप की टक्कर की खबर सामने आ रही है। लोहरदगा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर की खबर। कार सवार महिला की मौत, 6 लोग जख्मी हैं। लेसलीगंज के रहने वाले ये सभी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कैसे ये सड़क दुर्घटना हुई है। सभी जख्मी फिलहाल लेसलीगंज के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाजरत रखा गया है, रिम्स रेफर किया गया है। बढ़ते आगे, अगली खबर गुमला से, जहां कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। बाइक सवार युवक और युवती को गंभीर चोट आई है। उर्मी के रहने वाले नरेश कच्छप और संजना कुमारी का सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया गया और उसके बाद संजना को डॉक्टरों ने रिम्स रेफर कर दिया है। इस दुर्घटना के बाद कार सवार लोग कार को छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर झारखंड में जमकर सियासत भी हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर को स्कूल सिलेबस में शामिल करने की मांग उठ रही है। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्कूली शिक्षा में जोड़ने की मांग करते हुए सेना के शौर्य और पराक्रम को बच्चों को पढ़ाने की मांग की है। बीजेपी की इस मांग के बाद राजनीति भी तेज होती नजर आई। श्रम मंत्री संजय यादव ने कहा कि केंद्र सरकार को पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए था। महागठबंधन नेताओं ने यह आरोप लगाया कि बिहार चुनाव के लिए शिगुफा छोड़ा गया है और जनता को भटकाने की साजिश रची जा रही है। मांग है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको पाठ्यक्रम में शामिल करें या इसके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन करें, लेकिन इसकी पढ़ाई जरूरी है स्कूली बच्चों को देशभक्ति की अलग जगाने के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरीके से विषम परिस्थितियों के बावजूद भी भारत ने अपने दुश्मन देश के भीतर घुसकर आतंकवाद पर प्रहार किया था। इतना जरूर कहना चाहिए कि जब भी कहीं चुनाव होता है तो मोदी जी ने एक बड़ी जो है मुनाफा पे ही उसको छोड़ता है, शगुफा छोड़ता है। तो हमको लग रहा है कि ये मोदी जी ने बिहार के चुनाव को लेकर के जो है शगुफा छोड़ा। सिंदूर का किस तरह से, और प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में भी आएगी कि प्रधानमंत्री जी ने सिंदूर के साथ कैसा ऑपरेशन किया है, तो हम समझते हैं आना चाहिए और आए तो पूरे विस्तृत रूप से आए, ये नहीं कि प्रधानमंत्री जी का चैप्टर छूट जाए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बीच जुबानी जंग जारी है। पिछले दिनों इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी पर हमला बोला था और ये कह दिया था कि जब से वो बीजेपी में गए हैं उनका दिमाग इधर उधर हो गया है। इस बयान पर बाबूलाल मरांडी ने भी पलटवार किया और स्वास्थ्य मंत्री को बोलने की जगह काम करने की नसीहत दी है। साथ ही गरीबों का इलाज आयुष्मान योजना के तहत कराने पर ध्यान देने की नसीहत भी दी है। और जब से भाजपा में गए हैं उनका दिमाग जो है हमको लगता है कि इधर उधर हो गया है। वो बोलते क्या है, करते क्या है, समझते क्या है, डोंट नो। अस्पतालों की स्थिति ये है कि उनको शायद 3-4 महीनों से पैसा नहीं मिला, जिस कारण से अब वहाँ गरीबों की इलाज नहीं हो पा रहा है। तो सरकार के मंत्री का काम है इन सारी चीजों को देखना, उनको बोलना नहीं, उनको काम करना चाहिए। बोलने के लिए तो हम लोग हैं।
वहीं दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की ओर से क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ जातीय जनगणना पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया और इसमें राहुल गांधी ने सभी को जातीय जनगणना पर विस्तार से जानकारी भी दी। इस वर्कशॉप में झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के साथ मीडिया विभाग के इंचार्ज सतीश पॉल और राकेश सिन्हा शामिल हुए। वर्कशॉप से लौटे राजेश ठाकुर ने इसे फायदेमंद बताया, साथ ही केंद्र सरकार से जातीय जनगणना की तारीख के घोषणा की अपील की है। पर पूरी चर्चा हुई है और पूरे देश में किस तरह से हम जाति जनगणना पर अपनी बातें रखें, किस तरह से वो बेतुकी बातें करते हैं उससे तर्क के साथ उनके सामने रखे। आदरणीय राहुल गांधी जी खुद मौजूद थे और उन्होंने बहुत सारे टिप्स दिए हैं। हम समझते हैं जो जाति जनगणना पर प्रधानमंत्री जी को झुकना पड़ा है, अब उनको तारीख की भी घोषणा करनी पड़ेगी और जाति जनगणना हो करके रहेगी। वहीं बोकारो एयरपोर्ट में उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी जेएमएम में आपसी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने हवाई अड्डे में उड़ान सेवा नहीं शुरू होने को लेकर मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं जेएमएम ने बोकारो सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता कर किसके लिए केंद्र सरकार बोकारो स्टील और धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू मेहता को जिम्मेदार ठहराया है। हमारे बोकारो में आपका एयरपोर्ट बन के रेडी है। यदि वो चाहते, हम लोग जो है ना चाहते, तो यहाँ के लिए भी जो है ना इस सवाल उठाते, जल्द से जल्द चालू करने की वो बातें करते, लेकिन आज तक बोकारो का लिए चिंता कि केंद्र सरकार और बीएसएल और हमारे माननीय सांसद सबसे बड़ा बाधक बने हुए हैं एयरपोर्ट के लिए। चूंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब सिक्योरिटी का बात आता है, जब यहाँ जो है 10 डॉग बन के तैयार हो गया, फिर से वो बुलेट प्रूफ जो है डॉग बनाने के लिए चाहते हैं। ये तो आश्चर्य वाली बात है। कलकत्ता जैसे एयरपोर्ट में, रांची जैसे एयरपोर्ट में, देवघर जैसे एयरपोर्ट में, राउल किला जैसे एयरपोर्ट में इस तरह का थोड़ी, यहाँ किसी प्रकार का कोई खतरा तो उग्रवाद का है नहीं, तो फिर यह साजिश क्यों? वहीं जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड में सत्ता पक्ष केंद्र सरकार पर दबाव बना रहा है। 26 मई यानी कल कांग्रेस रांची में राजभवन का घेराव करेगी। कांग्रेस के प्रदर्शन में पार्टी के सीनियर नेता शामिल होंगे। वहीं 27 मई यानी कि परसों जेएमएम जिला मुख्यालय में धरना देगा। जेएमएम का ये कहना है कि केंद्र सरकार जब तक उसकी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक उसका आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। राज्यपाल संविधान के कस्टोडियन है राज्य में, तो हम उनके माध्यम से, क्योंकि ये आदिवासियों की संवैधानिक मांग है और इसलिए पहले भी मैंने कहा कि इसके लिए ना किसी संशोधन की आवश्यकता है, ना कोई बजटीय प्रावधान की आवश्यकता है। एक कॉलम की बात करें, उनकी धार्मिक पहचान, उनकी धार्मिक आस्था, उनकी जो अस्मिता है, उसका ये प्रश्न है और एक संवैधानिक प्रावधान है जिसके तहत वो मांग कर रहे हैं। तो सरकार को तो मैं समझता हूँ देना चाहिए। सरना धर्म कोड जो हम लोग झारखंड विधानसभा से पास करके भेजे हैं, उस पर लोकसभा में चर्चा हो, उस पर निर्णय हो, जिससे हम इस देश में, इस राज्य के आदिवासियों का हक नहीं मारा जाए। पूरे राज्यव्यापी सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर इसका विरोध जताने का ये निर्णय लिया गया है। वहीं बीजेपी ने सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस जेएमएम के प्रदर्शन को घड़ियाली आंसू बता दिया है और कहा कि दोनों दल इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, उनको आदिवासियों की कोई चिंता ही नहीं। सरना कोड के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले, सरना कोड के नाम पर जनता को गुमराह करने वाले, सरना कोड के नाम पर राजनीतिक नौटंकी करने वाले कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को सबसे पहले यह बताना चाहिए कि जब तक वो सत्ता में थे तब तक उन्होंने सरना कोड को लागू क्यों नहीं किया। जब तक वो सत्ता में थे तब तक उन्होंने सरना कोड का विरोध क्यों किया। और जब से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की है कि भारत में अब सेंसस होगा, कास्ट सेंसस होगा, जिससे कि आदिवासी समुदाय, ओबीसी समुदाय समेत सभी समुदाय को फायदा होने जा रहा है, तब से इनके पेट में जो दर्द होने लगा है। और देखिए, रांची को कभी तालाबों का शहर कहा जाता था और इस पठारी जिले के हर मोहल्ले में तालाब का अपना एक इतिहास रहा है। ये तालाब इस पठारी इलाके के जल स्रोत और जलस्तर को मेंटेन रखते थे।
राजधानी में खत्म होते तालाबों की तस्वीर भी खत्म होती नजर नहीं आती। एक ऐसी ही तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर है बिरसा एग्रीकल्चर के अंदर का जो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये 8 एकड़ से बड़ा तालाब है। तालाब अब महज नाम मात्र का रह गया है। जलकुंभी ने पूरे तालाब को खत्म कर दिया। आसपास बसी जो घनी आबादी है, जितने सारे आप घर देख रहे हैं, उन घरों को भी देख सकते हैं, घर के पास इस तालाब को भी देख सकते हैं। लेकिन तालाब धीरे धीरे खत्म होते गए और ऐसे में घर में जो बोरिंग होगा, कुएं होंगे, उस पानी का शोर भी अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ऐसे में जाहिर है कि पानी को बचाना बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये जो तालाब आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्या इस तालाब को कभी बचाने का प्रयास नहीं हुआ? कभी तालाब को बचाने का तो प्रयास करना चाहिए, और जल ही जीवन है, ये सबसे पहला है। और इतने घनी आबादी में सबों का बोरिंग से लेके सबों का सूख जाएगा, और जल साधन नहीं होगा तो बहुत आगे समस्या बढ़ सकता है। जलकुंभी ने पूरे तालाब पर कब्जा कर रखा है, इतनी घनी आबादी है। लेकिन सफाई अभियान के लिए तो जोड़ना पड़ेगा ना, सुदृढ़ीकरण सरकार को करना चाहिए, क्योंकि बिरसा एग्रीकल्चर के लिए ये ज़मीन है और तालाब पूरे गाँव के लिए है। चाहे ये पतरा टोली हो या बगल का कोई भी हो, उमरटोला गाँव है, तो हम मान के चलिए उसके लिए तो पानी का स्रोत चाहिए ना। अब जैसे इसको सुंदरीकरण करना चाहिए तो सरकार को थोड़ा इसमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हाँ एकदम इसका सुंदरीकरण होना चाहिए, इसका काम होना चाहिए। यहाँ का जितना घनी आबादी है उन लोग का सबका चापाकल, बोरिंग जो भी है, पानी का स्रोत जो है उसको ध्यान में देना चाहिए कि इसको सुंदरीकरण करके इसको उपजाऊ फिर किया जाए। जल इसका साफ सफाई होना चाहिए और आदमी इसको इस्तेमाल करे फिर, क्या कि नहीं कचरा डाल डाल के इसको जाम करने से कोई फायदा नहीं। कल इसका निशान खत्म हो जाएगा। आज जो तालाब था, अभी मान लीजिए कि झाड़ी उग गया है इसमें, तो इसका सुंदरीकरण होना बहुत जरूरी है। देखिए 8 एकड़ से ज़्यादा बड़ा ये तालाब है, लेकिन तालाब अब जो है कह सकते हैं कि मृत प्राय हो चुका है, कीचड़ है। और यहाँ पर अब ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि जिस जगह ये महत्वपूर्ण इलाकों में ये तालाब है, आसपास घनी आबादी है, ऐसे में अगर आपको आबादी को बचाना है, इंसान को बचाना है, तो वास्तव में आपको तालाब ही बचाना होगा। कहीं पर भू माफिया की नज़र है तो कहीं आम आदमी की लापरवाही की तस्वीर नज़र आती है। ऐसे में ज़रूरी है कि राज्य सरकार ऐसे तालाब को बचाने का काम करे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।